जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एसएससी का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं। एसएससी का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, यानी 1997 से लेकर अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। आज से हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। पहले आप खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम व्याख्या सहित उसका आंसर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये टाइप 1 है और टाइप 1 में टोटल 75 प्रश्न हैं। तो ये 2 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, यानी 35 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे और वो भी व्याख्या सहित। तो व्याख्या करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। पहले इस वीडियो को देखिए, यह वीडियो कैसा लगता है व्याख्या सहित। अगर आप कहिएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे अगर नेक्स्ट वीडियो से। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा वैसा हम आगे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं या एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं तो उन सारे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। यह क्वेश्चन 7/9/2003 में पूछा गया था, फिर इसका रिपीट हुआ 28/8/2016 में भी पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख मोहरों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। ये मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉक यार्ड जिसे कहते हैं बंदरगाह वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड या बंदरगाह वाला एकमात्र सैंधव स्थल लोथल है। लोथल गुजरात के खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा के तट पर स्थित है। यह अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका के गांव सगरवाला के निकट स्थित है। इसकी खोज 1954 में हुई। यहाँ से अग्निकुंड, अन्न के साज तथा फैयांस की चूड़ियाँ मिली हैं। फैयांस घिसी हुई रेत तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर तैयार किया जाता है। इसे कीमती वस्तुएं बनाई जाती हैं। लोथल में आवासीय निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। लोथल बंदरगाह से पश्चिमी देशों मेसोपोटामिया आदि के साथ व्यापार किया जाता था। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन है प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती या जाति समाज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी व्यवस्थित शहरी जीवन। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उनसे निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। सड़कें एक दूसरे के समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक वर्गों में विभक्त थे। यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू थी, चाहे छोटी हो या बड़ी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन है आर्य समाज के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ।
देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। मोहनजोदड़ो से स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया है। हड़प्पा से एक मुद्रा ऊपर की ओर पैर तथा नीचे की ओर सिर किए हुए उस पर एक नारी का चित्र है। चित्र में पैर फैले हुए हैं तथा गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन है विशाल स्नानागार, धान्यागार, 100 स्तंभ हॉल या 2 मंजिला भवन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 धान्यागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार या धान्यागार है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंघम या दयाराम साहनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी A. कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। हड़प्पा मोंटगोमरी जिले पश्चिमी पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित हैं। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई, इसी कारण इसे हड़प्पाई संस्कृति कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ऑप्शन है दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि या मृतकों का टीला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी मृतकों का टीला। सिंधी में मोहनजोदड़ो की व्याख्या मृत व्यक्तियों के टीले और मोहन के टीले, यहाँ मोहन का अर्थ है कृष्ण से है, के रूप में की जाती है। इस शहर का वास्तविक नाम ज्ञात नहीं हो सका है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है लोथल, बनावली, दायमाबाद या कालीबंगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी दायमाबाद। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के दायमाबाद में हड़प्पा संस्कृति के समय के रथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। यह रथ 45 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा है, जिसमें 2 बैल जुते हैं, जिसे 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़े एक पुरुष द्वारा खींचा जा रहा है। यह स्थल खुदाई से प्राप्त हड़प्पा संस्कृति की कांसे की कई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित हैं? ऑप्शन है लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध या उधमपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी लरकाना। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित हैं। इसका उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य अवशेषों में स्नानागार, अन्न भंडार, कॉलेजिएट भवन आदि शामिल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है उपनिषद यानी मुंडकोपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद या रामायण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते प्राचीन भारतीय साहित्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य के रूप में अपनाया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सदा सत्य की विजय होती है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग पंडित मदन मोहन मालवीय
जिन्हें भारत रत्न 2015 में मिला था, द्वारा वर्ष 1918 में उस समय किया गया जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ऑप्शन है श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने, आर्थिक उत्थान या व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन। भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। ऋग्वेद के वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस समय वर्णों में जटिलता नहीं आई थी। वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित होते थे। व्यवसाय परिवर्तन संभव था। ऋग्वेद के एक स्थान पर एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। अब क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऑप्शन है ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सामवेद की संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इसे गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी व्यवसाय पर। ऋग वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। सभी व्यक्ति जन के सदस्य समझे जाते थे तथा सबकी समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। ऋग्वेद में नए शब्द वर्ण, रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रारंभ में हम 3 वर्ण का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्रिय तथा वैश्य। ये वर्ण भी कार्य यानी व्यवसाय के आधार पर थे। ब्रह्म रथ यज्ञ करने के लिए, क्षत्र हानि से रक्षा करने के लिए तथा वैश्य शेष जन। अब है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन है संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि, वर्ण व्यवस्था या विवाह प्रथा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 3, वर्ण व्यवस्था यानी जाति। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति के रूप में नहीं थी, बल्कि व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ जाती है। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप जाति व्यवस्था यहाँ अस्तित्व में आ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 14 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ऑप्शन है राई, गेहूँ, जौ या जई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 3, जौ, यानी जिसे यब कहा जाता है। जौ मनुष्य द्वारा कृषि के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में जौ की 2 किस्मों की खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त कपास, खजूर का वर्णन भी हुआ है। ऋग्वैदिक लोग कृषि की अपेक्षा पशुपालन में अधिक रुचि रखते थे। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 33 बार हुआ है। इसमें एक ही अनाज यव यानी जौ का उल्लेख मिलता है। अब है क्वेश्चन नंबर 16, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी यजुर्वेद। यजुर्वेद यानी यजु अथवा सूत्रों का वेद में यज्ञ के समय परपन्न के प्रयोजन के लिए कई मंत्र यानी सूक्त हैं।
पालन किए जाने वाले नियम हैं। इसी वेद में पहली बार राजसूय और वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद एवं सामवेद के विपरीत यह वेद पद और गद दोनों में है। यह 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब है क्वेश्चन नंबर 17। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो इसका ऑप्शन है पिथौरागढ़, छत्तीसगढ़, रामगढ़ या बहादुरगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी छत्तीसगढ़। वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में जुरासिक युग के वृक्ष जीवाश्म यानी ट्री फॉसिल्स पाए गए हैं। इस इलाके में 6 फॉसिल्स मिले हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है खरोष्टी, अज्ञात, ब्राह्मणी या तमिल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी अज्ञात। सिंधु लिपि अभी तक अज्ञात है। सिंधु लिपि की भांति ही उसकी भाषा भी अज्ञात ही है। ऐसी स्थिति में लिपि अन्वेषण के लिए कोई द्विभाषिक लेख ही सहायक सिद्ध हो सकता है, किंतु अभी तक इस तरह का कोई द्विभाषिक लेख प्राप्त नहीं हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? ऑप्शन है समिति, सभा, गण या विदत। ऋग्वेद में कई जनजातीय सभाओं जैसे सभा, समिति, विदत और गण को सैन्य तथा धार्मिक कार्यों में विमर्शी के रूप में प्रयोग में लाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इनमें सभा और समिति महत्वपूर्ण है। हमें जनजातीय सभा जिसे समिति कहा गया है के द्वारा जनजातीय प्रमुख के चयन के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी समिति। अब है क्वेश्चन नंबर 20। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। ऑप्शन है ज्ञान, प्रज्ञता यानी बुद्धिमता, पास बैठना या सस्वर पाठ या पठन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 21। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी सप्त सिंधु। वह क्षेत्र जहाँ लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने अपने निवास स्थल के रूप में अपनाया सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का क्षेत्र कहलाया। इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त भी कहा जाता है। बाद में आर्य उत्तर वैदिक काल यानी 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व के दौरान सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर निवास के लिए अग्रसर हुए। इस क्षेत्र को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बारा लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान या हरियाणा। लोथल गुजरात के पास क्षेत्र लोथल गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। यह अहमदाबाद जिले के ढोलका तालुका के सरगवाला ग्राम के नज़दीक स्थित है। लोथल का निकटतम नगर ढोलका और बगोदरा है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी गुजरात। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध
नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, चीन या पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नल्ला पाकिस्तान। फरवरी 2014 में सिंध सरकार पाकिस्तान ने इलाहाबाद से प्रार्थना की कि वे प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल लौटाने के लिए भारत सरकार से बातचीत करें। यह स्टैच्यू 1946 से भारत सरकार के अधीन है। 2500 ईसा पूर्व निर्मित 10.8 सेंटीमीटर लंबी कांसे की यह मूर्ति नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? ऑप्शन है कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कृषि। अधिकांश समकालीन सभ्यताओं के समान कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लोग लकड़ी से बने हलों का प्रयोग करते थे। जौ और गेहूं मुख्य भोज फसलें थीं। कृषि अधिशेष होने के कारण यहाँ व्यापार तथा व्यवसाय भी उन्नत दशा में था। कृषि पर आधारित होने के कारण कई क्षेत्र शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित होने लगे। स्रोत जेम्स पी स्टोवर्थ, कृत स्टडीज इन वर्ल्ड हिस्ट्री वॉल्यूम 1, ये स्रोत हैं, वहाँ से लिया गया है कृषि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन है कथा, सरित सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी या भारत कथा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी जय संहिता। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था। यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था। आरंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और गणेश द्वारा लिखित श्लोकों का मूल नाम जय था। बाद में कई कहानियों को जोड़कर पुस्तक के श्लोकों की कुल संख्या 1,00,000 हो गई, जिन्हें पूरा करने में कई शताब्दियां बीत गई और अंत में पुस्तक का नाम महाभारत रखा गया। अब है क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के बर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 मिट्टी के पात्र। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा की विशिष्ट पहचान मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से है, जिसे बनावट के आधार पर ABCDEF के द्वारा 6 प्रकार के में चिन्हित किया जाता है। इसे बाद में उत्तर पश्चिम भारत के सोथी में भी चिन्हित किया गया था। इस स्थल से मोहरे, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी की वस्तुएं, पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियाँ, ईंटें, चक्की, पत्थर की गेंदें इत्यादि वस्तुएं पाई गई हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 27। जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे? ऑप्शन है याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य या विश्वामित्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी अगस्त्य। अगस्त्य मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आर्यों से भी संबंधित थे। दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा जाता है। अगस्त्य मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी, जिसे अगस्थियम के नाम से जाना जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 28। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली समृद्ध सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। समानतः 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य विकसित यह विश्व की सबसे प्राचीन 3 सभ्यताओं
में से एक थी। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब है क्वेश्चन नंबर 29। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या हड़प्पा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी हड़प्पा। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान में? हड़प्पा पाकिस्तान में है, बाकी बात सब भारत में है। हड़प्पा का पुरातात्विक हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। रावी नदी के पूर्व बहाव के निकट स्थित एक आधुनिक गांव के नाम पर इस स्थल का नाम रखा गया है। हड़प्पा कांस्य युगीन किलेबंद शहर का अवशेष है जो सिंध और पंजाब के मध्य में केंद्रित सिंधु घाटी सभ्यता और सिमेट्रिक एच संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग था। अब है क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा में, लोथल में, चौंदरो में या मोहनजोदड़ो में। तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में। पाकिस्तान के सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो में विकसित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाले महान स्नानागार के अवशेष को उस काल के सर्वश्रेष्ठ ढांचों में से एक माना जाता है। पुरातात्विक प्रमाण दर्शाते हैं कि महान स्नानागार का निर्माण 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। यह स्नानागार लगभग 55 मीटर लंबा तथा 33 मीटर चौड़ा था। इसे प्राचीन विश्व का आरंभिक सार्वजनिक जल टंकी कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 31। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण या ऋग्वेद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी विष्णु पुराण। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दिए गए विकल्प में से सामवेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेद तीनों वेद हैं। दूसरी ओर विष्णु पुराण हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है। 18 महापुराणों में से है। इसे पुराना रत्न की संज्ञा दी गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है विष्णु, पशुपति, इंद्र या ब्रह्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी पशुपति। मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। शिव चौपाया पशु यानी पशुपति के स्वामी हैं। पशुपति मोहर दाईं ओर गैंडे और भैंसे तथा बाईं ओर हाथी और बाघ से घिरे योग मुद्रा में बैठे 3 मुख वाले पुरुष देवता का वर्णन करती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 33। उपनिषद क्या है? ऑप्शन है महाकाव्य, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन का स्रोत या कानून की पुस्तकें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद मूल पाठों का एक संग्रह है जिसमें हिंदुत्व के कुछ मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं को शामिल किया गया है। इन अवधारणाओं को समानता वेदांत के रूप में निर्देशित किया जाता है, जिसकी व्याख्या अंतिम अध्याय वेद के भागों या महान वास्तु वेद का महान उद्देश्य के रूप में की गई है। ब्राह्मण यानी अंतिम सत्ता और आत्मा की अवधारणाएं उपनिषद के मुख्य विचारों में शामिल हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित का मेल कीजिए। ये ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसका व्याख्या सुनिए। पुरोहित की मूर्ति को प्राइस्ट किंग के रूप में भी जाना जाता है। यह दाढ़ी वाले कुलीन पुरुष या उच्च पुरोहित की एक अर्ध प्रतिमा है जिसकी खोज सिंध पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में की गई थी। बंदरगाह गुजरात में स्थित लोथल सिंधु सभ्यता का शहर है।
जुते हुए खेतों का चिन्ह उत्खनन द्वारा जुते हुए कृषि मैदान का आरंभिक साज राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष में शामिल संरचनाओं में से एक है। तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया हुआ है, ये विवादास्पद प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी अथर्ववेद में जादू, चमत्कार, तंत्र मंत्र दिया गया है। अथर्ववेद को जादुई नियमों का वेद भी कहते हैं। इसमें धार्मिक रीति रिवाज, अंधविश्वास एवं चिंता के संदर्भ में जादुई तंत्र, मंत्र, शैतान के कारण उत्पन्न बीमारियों का उपचार करने हेतु मंत्र, जड़ी बूटियाँ और औषधि के रूप में प्रकृति से प्राप्त होने वाली औषधीय खुराकों का वर्णन किया गया है। यह दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में विकसित जादुई धार्मिक अनुष्ठान का प्रतिनिधित्व करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों और धर्म विधियों को चरणबद्ध तरीके से निष्पादित करने हेतु मार्गदर्शन का वेद है। अब एक क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, जल संरक्षण या मिट्टी के पात्र। इसका सही जवाब होगा जल संरक्षण। धौलावीरा का सिंधु स्थल अपने आधुनिक जल संग्रहण की तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वर्षा जल संग्रहण नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है। यहाँ टंकी और तालाब प्रणाली द्वारा जल की आपूर्ति की गई थी और गंदा पानी के निकास हेतु तंत्र को उन्नत बनाया गया था। धौलावीरा की जल संरक्षण प्रणाली ने अपनी उन्नतशील द्रव चालित इंजीनियरिंग पर अत्यधिक बल दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था। ऑप्शन है पटना, कुशीनगर, वाराणसी या सारनाथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। वर्तमान कुशीनगर को पूर्व बुद्ध काल में कुशावती और उत्तर बुद्ध काल में कुशीनारा के साथ चिन्हित किया गया है। कुशीनारा मल्ल राज्य की राजधानी थी जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से एक थी। अब है क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, पशुपति या विष्णु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी इंद्र। ऋग्वेद काल के दौरान मानवतारूपी भगवान इंद्र सबसे महत्वपूर्ण भगवान थे। उन्होंने दैत्य के विरुद्ध जीत में आर्य सिपाहियों का नेतृत्व करते हुए युद्ध देवता की भूमिका निभाई थी। ऋग्वेद में लगभग 289 भजन उन्हीं को समर्पित है जो किसी अन्य देवता की तुलना में सबसे अधिक हैं। वह मेघ, गर्जन और तूफान से संबद्ध हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 40। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन प्रेम विवाह था? ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह या आर्ष विवाह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी गंधर्व विवाह। वैदिक काल के दौरान जब एक पुरुष और महिला अपने परिवार की स्वीकृति के बिना प्रेम विवाह कर लेते थे तो ऐसा विवाह गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह कहलाता था। यह विवाह बिना किसी रीति रिवाज, गवाह या परिवार की भागीदारी के बिना 2 लोगों के मध्य पारस्परिक आकर्षण पर आधारित था। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और दूसरे वीडियो में 41 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को देखेंगे, यानी टाइप 1 दूसरे वीडियो में समाप्त करेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप से आपको व्याख्या भी मिलता रहे तो कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, व्याख्या नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस अधिक से अधिक होना चाहिए कम समय में,
तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। तो आप अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।